हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारा जो है संस्कृत का पीरियड है। और संस्कृत में एक ऐसी भाषा है संस्कृत जो बहुत ही आसान है। हालांकि ये काफ़ी टिपिकल महसूस होती है बच्चों को, लेकिन ये आसान क्यों है? अगर सही तरीके से सीखा जाए तो ये काफ़ी आसान भाषा है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो संस्कृत की स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले वर्ण प्रकरण से करेंगे, जिसे हम साधारण शब्द में वर्णमाला भी कह सकते हैं। तो पहले मैं हेड डाल लेता हूँ। तो जो हेडिंग है मेन वो है वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण भी कह देते हैं और वर्णमाला भी कह देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। और जो सब्जेक्ट हमारा वो क्या है बच्चों? संस्कृत है। तो वर्णमाला या वर्ण प्रकरण में सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण को समझेंगे, फिर वर्ण क्या है, वर्ण से समझने के बाद फिर वर्णमाला को देखेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की अगर परिभाषा देना चाहता हूं तो हम बोलेंगे ध्वनि का वह लघुत्तम अंश, ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जिसके खंड किए नहीं जा सकते, जिसके खंड किए नहीं जा सकते। ऐसी परिभाषा है कि जो भी ध्वनि निकाल रहे हैं, लेकिन कोई मान लो कोई ध्वनि हमने ऐसी निकाली है जिसके खंड ही ना हो सकते हो, कुछ एक ऐसी रूपरेखा, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके खंड ही ना हो सकते हो, पार्ट ही ना हो सकते हो, टुकड़े ही ना हो सकते हो, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण की परिभाषा हो गई। अगर मान ले दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं लघुत्तम हो, ध्वनि, लघुत्तम ध्वनि येन से वर्ण। तो संस्कृत भाषा में इस परिभाषा को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लघुत्तम ध्वनि येन से वर्ण। तो ये तो बात होगी बच्चों की वर्ण क्या है और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। अब इसका मतलब अगर हम कोई उदाहरण लेते हैं इसे और थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए, तो मैंने एक उदाहरण लिया रामायण, एक शब्द लिया गया और मुझे जो है इसके जो है खंड करने हैं, क्योंकि तो शब्द है इसके तो खंड हो सकते हैं। मैंने तो ये कहा था कि जिसके खंड ना हो सकते हैं वो वर्ण है, लेकिन राम तो शब्द है, इसके तो खंड हो सकते हैं। तो जब हम खंड करेंगे तो पहले रै लिखेंगे, रै नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ, उसके बाद मैं, फिर हलंत लगाएंगे, फिर ए, और फिर आ रहा है विसर्ग। तो विसर्ग लगाते हैं से, जो विसर्ग होता है उसके लिए लगाते हैं से लगाते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो विसर्ग है लगाते हैं से। तो आप देख रहे हैं कि जो हलंत रूप है उसमें जो है स्वर जुड़ा हुआ था, ए आ ई बड़ी सब पढ़े हुए हैं आपने, सब क्या होता है? स्वर होते हैं। तो जब हम हलंत में किसी स्वर को जोड़ देते हैं तो अजंत बन जाता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। ये हलंत है, ये क्या है? स्वर है। तो जब मैं इन दोनों को मिला के क्या लिखना था मुझे? ये रे लिखना था। तो ये जो रे है ये क्या होता है? अजंत होता है। इसी तरह से मैं जब रे को खंड करे तो ये जो हलंत है ये अलग हो गया है और जो स्वर की ध्वनि है वो अलग हो गई है। तो हमने देखा 1 2 3 4 और 5, इसमें जो 5 हैं तो ये 5 क्या है बच्चों? ये 5 वर्ण है। और आप चाहकर भी ये जो वर्ण आए हैं रे आ मैं ए से, इनके खंड नहीं हो सकते, ना ही खंड किए जा सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं उसमें जो वर्ण शब्द था, इस वर्ण के मायने क्या है, मैंने आपको परिभाषा भी समझा दिया और आपको मैंने उदाहरण से भी समझा दिया। उसके बाद अब जो अगला टॉपिक आएगा, जो अगला पॉइंट आएगा वो है वर्णमाला। वर्ण तो हम समझ गए, अब क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ण हैं उन्हें अगर हम एक व्यवस्थित क्रम में लगा दें, एक व्यवस्थित क्रम में सजा दें, तो जो एक रूपरेखा प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं वर्णों का
व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे मैंने ये बोला कि अगर वर्णों को व्यवस्थित रूप में लगा दिया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णमाला बोलते हैं। अब इसके बाद हम जो है वर्णमाला लिखने का प्रयास करेंगे। जो वर्णमाला होती है जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, वहाँ भी हम वर्णमाला को देखते हैं, ऐसे हम संस्कृत में देखेंगे। तो हिंदी की वर्णमाला में और संस्कृत की वर्णमाला में थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। फिर भी जब हम वर्णमाला लिखेंगे तो आप जानते हैं कि वर्णमाला में 2 अंग होते हैं। तो जो पहला है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? व्यंजन कहते हैं। जिसे वोवल्स या कॉन्सोनेंट कह देते हैं। स्वरों क्या कहते हैं? वोवल्स। और व्यंजन क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अगर आप आपसे पूछता है कोई कि स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, तो वो भी हम लिखेंगे। पहले हम वर्णमाला लिख लेते हैं। तो वर्णमाला क्या लिख लेते हैं? तो पहले जो है स्वर लिखते हैं। तो स्वर क्या क्या हो सकते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ। उसके बाद होता है री, ली, री। उसके बाद लिख सकते हैं ए, आई, ओ, औ। तो ये जितने भी हैं ये क्या है बच्चों? स्वर हैं संस्कृत भाषा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो 13 वर्ण आए हैं इन्हें क्या कह दिया गया है? स्वर कह दिया गया है। कोई अगर आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं तो आप बोलेंगे 13 हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो कभी कभी स्वरों को 9 भी बता दिया जाता है। वो भी हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे कि 9 कैसे होंगे। अभी फिलहाल 13 मान के चलते हैं। इनका उच्चारण आप देख लें एक बार। ए, आ, ई, उ, री, ली, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या बच्चे हो गए? 13 स्वर्ण हो गए। उसके बाद हम व्यंजन लिखते हैं। तो व्यंजन में हमें पता है कि पहले तो 25 वर्ण लिखे जाते हैं जो 5 लाइन में लिखे जाते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में लिखने के लिए आप ये याद रखें कचट तप, कचट तप। तो जो 5 लाइन लिखनी है मुझे, वो पहली लाइन कैसे शुरू होगी, दूसरी लाइन च से शुरू होगी, तीसरी लाइन ट से, चौथी लाइन त से और 5वीं लाइन प से। तो पहले लिख लेते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा। इसे अंगा बोल दिया जाता है, लेकिन जो इसकी उच्चारण जो होगा, लिखने में इसे हम अंगा बोल सकते हैं, हिंदी में भी हम इसे अंगा पढ़ते हैं, लेकिन जिसका उच्चारण होता है वो होता है बच्चों न। इस तरह का जो इसका उच्चारण होता है न। उसके बाद च आएगा। तो च, छ, ज, झ, इया। इसे इया बोला जाता है। और जिसका उच्चारण होता है यैन, यह करके उच्चारण होता है इसका। उसके बाद है ट, ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद है त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ और मैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो क, च, ट, त, प था, इससे जो है 5 लाइन हमने लिख ली है। और सबके नीचे क्या लगाया है? हलंत लगाया है। और संस्कृत में आप हलंत लगा के लिखते हो, जबकि हिंदी में आप हलंत लगा के नहीं लिखते हो। तो
थोड़ा बहुत ही मूलभूत अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हैं सब क्या है, हलंत रूप है। और मैंने अभी आपको बताया था कि हलंत रूप क्या होता है। जब हलंत में हम किसी स्वर को जोड़ देते हैं तो वो अजंत बन जाता है, यानी कि ये जो रूप है ये बिना स्वर के है, इसमें स्वर का उच्चारण नहीं है। जब आप इसमें स्वर का उच्चारण जोड़ देंगे तो वो क्या, अजंत रूप आ जाएगा। जैसे अगर मान लिया क है तो क हलंत रूप है और इसमें जो उच्चारण है वो क्या है, है, ये क्या हो गया, स्वर। तो यहाँ से जो है हलन हट जाएगा। तो इस रूप को तो क्या बोलते हैं, हलंत, और इस रूप को क्या बोलते हैं, अजंत। तो ये बात आप याद रखें कि जो अजंत रूप होता है उसमें हलंत में स्वर की ध्वनि होती है। ठीक, तो जितने भी संस्कृत में व्यंजन लिखे जाएंगे वो सब आपको हलंत लगा के ही लिखने हैं। अब आपने देखा है 5, 10, 15, 20 और 25, ये जो 25 हो गए हैं, इन 25 के 25 को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये उच्चारित होते हैं तो उच्चारित होते समय जो गला है या किसी भी अंग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे और उसके बाद क्या आएंगे, ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो लिखना तो मुझे यही था लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये जस्ट इसी से आगे है। तो य र ल और व, इन चारों को बोला जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन बोला जाएगा, अंत्यस्थ व्यंजन। और उसके बाद जो आएंगे ऊष्म व्यंजन आएंगे, तो वो क्या होते हैं, श, से और है। ये षड्जम, षट्कोण, सीता और है हल, इन चारों को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब इनकी भी हम परिचर्चा करेंगे। पहले कितने हो गए देख लेते हैं। 25 ही हो गए, 4 ये हैं, 4 ये हैं, तो 4 और 4 ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए 8। 25 और 8 कितने हो गए 33, और 33 और 13 कितने हो गए 46, 46। उसके बाद जो 4 वर्ण है वो अलग होते हैं जिन्हें अयोग वाहक कहते हैं। अभी अयोग वाहक है ऐसे भी देखेंगे, तो यहाँ तो कहीं जगह नजर नहीं आ रही, एक बार जगह से देख लीजिए आप, ये ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद जो वर्ण आएंगे बच्चों, इसमें एक तो आता है अनुस्वार, अनुस्वार को लिखेंगे इस तरह से, प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ऊपर अंक की बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। एक वर्ण ये होता है। उसके बाद एक आता है विसर्ग, जिसे ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद एक आता है जिहा मूल्य, जिहा मूल्य, और इसका जो संकेत होता है वो ऐसे होता है, ऐसे निशान लगा के जो पहला ये वर्ण है क वो लिखेंगे, ये जिहा मूल्य कहलाता है। और एक होता है उपधमानीय, उपधमानीय, और इसका भी ऐसे ही संकेत होता है। ये क्या है, इसमें देते हैं लास्ट पैर। तो ये जो 4 वर्ण आए बच्चों, इन चारों वर्णों को बोला जाता है अयोगवाहक। हालांकि इनका प्रत्याहार में प्रयोग नहीं होता। प्रत्याहार क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है कि एक ऐसा सूत्र जिससे हमें पता चलता है कि वर्ण हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने हैं, उस सूत्र को प्रत्याहार बोला जाता है। और इन चारों वर्णों का प्रत्याहार में कोई प्रयोग नहीं होता। तो हमने भी देखा बच्चों की कुल कितने वर्ण हो गए हमारे। तो अगर मैं ऐसा काउंटिंग करता हूँ तो जो स्वर थे वो कितने थे 13। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन थे वो थे 25। उसके बाद जो अंत्यस्थ व्यंजन थे वो थे 4, और जो ऊष्म व्यंजन थे वो भी 4 थे, और जो अयोगवाहक थे ये भी 4 है। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 और 3 8, 4 12, 4 16 और 4 20 की 0, ऐसे लगे 2, 2 3 और 2 5। तो आपने देखा
कि जो कुल वर्ण आए हैं संस्कृत में वो कितने आए हैं? 50। तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है संस्कृत में वो 50 होती है। तो जो मैंने थोड़ा बहुत चेंज बताया आपको उसका आप ध्यान रखेंगे। और ये हमने लिख दिया क्या? वर्णमाला हमने लिख ली है। उससे आगे चलेंगे बच्चों। एक बार इसे देख लीजिए, फिर इसके आगे स्वर और व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। अब मैं ऐसा रब कर रहा हूं। देख लिया होगा आपने। चलिए शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ने देखा कि जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण होते हैं कुल कितने होते हैं? 50 होते हैं, जिनमें से कुछ स्वर है कुछ व्यंजन है। अब इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। अभी हमने देखा कि जो स्वर की संख्या आई थी कितनी आई थी? 13 आई थी। और वो मैंने कहा कि कभी कभी एग्जाम में जो है 9 भी पूछ लिया जाता है, बुक्स वगैरह में 9 भी लिखा होता है, तो उसमें बताऊंगा आपको कि 9 किस प्रकार से, वो बाद में बताऊंगा। अभी पहले से परिभाषा लिखते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वर में उच्चारित होते हैं। क्या लिख लेते हैं? ये वे वर्ण है जो स्वयं ही उच्चारित होते हैं, स्वयं ही उच्चारित होते हैं। मतलब इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही उच्चारित होते हैं। तो जो वर्ण स्वयं ही उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हो गई। अगर मैं ऐसा संस्कृत में लिखता हूं तो होता है स्व राजन्ते इति स्वर, इति स्वर, स्व राजन्ते इति स्वर। तो ये इसी की बात है, इसी की बात हो रही है कि जो वर्ण स्वयं ही उच्चारित होते हों उनके उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है, वो हमने लिख ली। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन हमने अभी देखे थे कौन कौन से कितने प्रकार के थे। तो स्वर को छोड़ के जितने भी थे सारे व्यंजन ही थे। वो एक अलग बात है कि जो उनका वर्गीकरण किया था 25 तो क्या थे? स्पर्श व्यंजन थे। और उसके बाद 4 अंतःस्थ व्यंजन थे, 4 उष्म व्यंजन थे और 4 जो थे अयोगवाह व्यंजन थे। अब जो व्यंजन की परिभाषा होगी वो यही है कि ये वर्ण स्वयं उच्चारित नहीं होते, इन्हें उच्चारित होने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। इन्हें उच्चारित होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये वे वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते हैं। इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये मैं परिभाषा लिख दी है बच्चों की। व्यंजन किसे कहते हैं? तो क्या कहा गया कि वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते, जो स्वर है वो तो स्वयं उच्चारित हो जाते हैं, इन्हें उच्चारित होने के लिए जो स्वर हैं उनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो उन सभी वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अब अगर मान लिया मैं संस्कृत में लिखता हूँ
तो बोला जाएगा स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, इति व्यंजन। इस तरह से मैं अपनी बात को संस्कृत में कह सकता हूँ। इस परिभाषा को संस्कृत में इस तरह से मैं इसका रूपांतरण कर सकता हूँ। तो बच्चों भी हमने क्या देखा, हमने स्वर की परिभाषा देख ली और हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन थे वो क्या होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कितने थे वो तुमने देख ली थी बात, कितने थे, 25 थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा था, कै चे टे तै पे, ये 5 वर्ण लिखे थे जिनमें 5 या 25 जो 25 वर्ण आए थे वो स्पर्श व्यंजन थे। और मैंने वहाँ ये भी कहा था कि जब ये उच्चारित होते हैं तो गले में या किसी अंग में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं उच्चारित होते समय, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अभी जो कै वर्ग होता है इसे बोला जाता है कंठ्य, इसे बोला जाता है कंठ्य, मतलब जब ये उच्चारित होते हैं तो जो कंठ है उसे स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो च वर्ग आएगा इसे बोला जाता है तालव्य। उसके बाद फिर ट वर्ग आया, इसे बोला जाता है मूर्धन्य। उसके बाद फिर है तै वर्ग, ये होते हैं दंत्य। और उसके बाद है पै वर्ग, और ये होते हैं ओष्ठ्य। अब कंठ्य तो आप समझ गए, कंठ्य का मतलब है कि जो वर्ण कंठ को स्पर्श करेंगे वो कंठ्य कहलाएंगे। कंठ क्या होता है, गला होता है। अभी जो तालव्य होता है, जो मूर्धन्य होता है, इसे तालु भी कह देते हैं। और इसे मूर्धा कह देते हैं, तालु मूर्धा भी कह दिया जाता है। तो जो तालव्य है, जो मूर्धन्य है, कौन से हिस्से होते हैं, जो ऊपरी जबड़े का अंदर वाला भाग होता है उसे तो कहा जाता है तालव्य, और जो ऊपरी जबड़े का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है मूर्धन्य। तो आप देखिए कि जब कोई आवाज निकलेगी तो यहाँ पे स्वर यंत्र होता है, उससे आवाज बनती है, आवाज निकलती है। आते आते पहले वो कंठ को स्पर्श करेगी, तो पहले क्या आया, कंठ है। उसके बाद जब आगे आएंगे तो ऊपरी जबड़े का जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य, फिर इसका नंबर आया। फिर ऊपरी जबड़े का जो बाहर वाला हिस्सा है मूर्धन्य, उसका स्थान आया, उसका नंबर आया। उसके बाद फिर क्या आएंगे, दंत्य, दांत पहले आएंगे अंदर की तरफ से, और सबसे बाद में क्या आएंगे, होठ, जो शुद्ध शब्द क्या है, ओष्ठ। तो ये 5 जो वर्ग हैं ये इन अंगों को स्पर्श करते हैं, इसलिए 25 के 25 क्या कहलाते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा था वो था अंत्यस्थ व्यंजन था, जो आपको पढ़ाया गया था अंत्यस्थ व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजन जो 4 थे, य र ल व। अब सबसे पहली बात ये है कि इसे अंत्यस्थ क्यों कहा गया है, तो यहाँ इसकी परिभाषा ये इसलिए है, इनका स्थान स्पर्श व्यंजन, इनका स्थान स्पर्श व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन के मध्य स्थित है, इसलिए ये व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो जो परिभाषा है कि भाई अंत्यस्थ व्यंजन क्या शब्द है, ये बताया गया है कि वर्णमाला लिखते समय जो इनका स्थान होता है वो स्पर्श व्यंजन से तो बाद में होता है, जैसे मैंने लिखे थे आपने देखा होगा, और उस व्यंजन से पहले होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या में 4 ही थे, श, सलजम, श, षट्कोण, से और है।
और इसकी जो परिभाषा हो सकती है वो क्या हो सकती है, ये वर्ण उच्चारित होते समय ऊष्मा का निर्वाह करते हैं, ऊष्मा का निर्वाह करते हैं, अतः ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, अतः ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो कहा गया है कि जो 4 वर्ण थे, श, षटकोण, से और है, ये जो 4 वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन से कहलाते हैं कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो गले में कहीं ना कहीं ऊष्मा का निर्वाह होता है, एक ऊष्मा महसूस होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन इन्हें कहा गया है। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद एक मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह, और अयोगवाह भी मैंने 4 ही बताए थे, जिनमें एक अनुस्वार था, एक विसर्ग था, और एक था ज्यामूलीय और एक था उपधमानीय। तो इन चारों को भी क्या बोला, अयोगवाह। अब ये अयोगवाह की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है, क्यों कहा गया है अयोगवाह, तो पहले समझा देता हूँ। इनमें से 2 वर्ण ऐसे हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। जब हम हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं तो ये जो दोनों वर्ण होते हैं ये स्वर में मौजूद होते हैं, वहाँ पे स्वर होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। लेकिन जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो ये कहाँ पाए गए हैं, व्यंजन में पाए गए हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग होता है, ये जो 2 वर्ण हैं, तो जब हम हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं वहां पे तो ये माने जाते हैं स्वर, लेकिन जब हम इन्हें लिखते हैं संस्कृत की वर्णमाला में तो ये माने जाते हैं व्यंजन। और मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ ही मूलभूत अंतर है, बाकी तो दोनों की वर्णमाला बिल्कुल एक जैसी ही है। तो अब यहाँ परिभाषा में ये कहा गया है, जो अयोगवाह है, जो 4 वर्ण है, ये लिख देता हूं मैं, ये वर्ण हिंदी के अनुसार, ये वर्ण हिंदी के अनुसार तो स्वर है, तथा संस्कृत में व्यंजन है, अतः इन वर्णों की जाति, अलग अलग है, इन वर्णों की जाति अलग अलग है। अलग से मतलब कि कहीं तो ये स्वर है और कहीं ये व्यंजन है। अतः इनका योग संभव नहीं है, अब ये बात क्यों कही गई कि इनका योग संभव नहीं है, क्योंकि जो योग होता है, जो टोटल होता है, वो तभी हो सकता है जब जाति एक जैसी हो। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ में मैं कहता हूँ कि x में जब तुम x जोड़ोगे तो आंसर 2x आएगा, लेकिन जब तुम x में y जोड़ोगे तो आंसर कुछ आएगा ही नहीं। x में y जोड़ ही नहीं सकता, कोई पूछे क्यों नहीं जुड़ सकता, तो आप कहोगे कि x और y की जो जाति है समान नहीं है। और x में x क्यों जुड़ गया, क्योंकि दोनों की जाति समान थी। तो इससे पता चलता है कि अगर योग निकालना है, टोटल करना है, तो वर्ण हो या अंक हो, उनकी जाति एक जैसी होनी जरूरी है। तो यहाँ ये कहा गया है कि कहीं तो स्वर है और कहीं ये व्यंजन है, अतः इनका योग संभव नहीं है। और जब योग संभव नहीं है तो शब्द क्या बना, अयोग। शब्द क्या बना, अयोग, जिनका योग संभव नहीं है। अब है क्या गया, वाह। तो ये वाह का क्या मतलब है, फिर यहाँ कहा गया है कि जाति इनकी अलग है, योग इनका नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपना अर्थ रखते हैं, फिर भी अपना अर्थ वहन करते हैं। जब हिंदी में आएंगे तभी स्वर कहलाएंगे, जब संस्कृत में आएंगे तो व्यंजन कहलाएंगे। लेकिन जो अनुस्वार है, जो विसर्ग है, इसकी तो उपयोगिता बहुत होती है, बहुत सारे शब्दों में इस्तेमाल होता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो इनके अर्थ तो होते ही हैं, इनका अपना उच्चारण भी होता है, इनका अपना अर्थ भी होता है। तो फिर लिखा है फिर भी
फिर भी से मतलब जाति एक समान ना होते हुए भी, फिर भी ये वर्ण अपना अर्थ रखते हैं, जिसे भी यहां कह दिया गया है अर्थ वहन करते हैं, अर्थ वहन करते हैं। और अर्थ वहन करते हुए क्या बोला गया है? वाह। तो जो पूर्ण शब्द बन के आया बच्चों वो क्या बन गया? अयोग वाह। अयोग का मतलब मैंने समझा दिया, क्योंकि इनकी जाति अलग अलग थी इसलिए इनका योग संभव नहीं था। और फिर भी ये अपना अर्थ रखते हैं कुछ ना कुछ, फिर भी इनका अर्थ होता है, इनकी मीनिंग होती है, इसलिए फिर इन्हें क्या कह दिया गया? वह। तो ये जो शब्द है अयोग वह, ये इस तरह से बना है, ये इसके मायने हैं, ये इसकी मीनिंग है। ठीक है बच्चों, तो अभी रिवाइज कर लेते हैं पहले। मैंने भी कहा कि जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। फिर मैंने साथ साथ ये बताना चाहा कि कुछ परीक्षाओं में जो स्वर हैं उनकी संख्या 9 भी मानी गई है संस्कृत में। तो वो 9 क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अगले पॉइंट में, अगले पीरियड में बताऊंगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप देखते हैं। तो स्वर कितने हैं? 13 हैं। ये मैं बात मुझे बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट के मन में बात चल रही होगी नहीं 9 पढ़े हैं और यहाँ 13 पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनमें क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। ये वे वर्ण हैं जो स्वयं ही उच्चारित होते हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। तो स्व राजन्ते इति स्वर, यही इसका मतलब है जो हम संस्कृत में बोल रहे हैं। उसके बाद है व्यंजन। ये वे वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते हैं, इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता, स्वर की जो ध्वनि है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजन, इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं संस्कृत में। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क्या पे 5 वर्ग होते हैं, ये वर्ग लिख लिए गए। फिर आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये इन अंगों को स्पर्श करते हैं जब ये उच्चारित होते हैं तब। तो कैवर क्या है? कंठ्य। चैवर क्या है? तालव्य, जिसे तालु भी कह देते हैं। तैवर क्या है? मूर्धन्य, जिसे मूर्धा कह देते हैं। तैवर क्या है? दंत्य। और पैवर क्या है? औष्ठ्य। तालव्य या तालु किसे कहा गया है? ऊपरी जबड़े का जो भीतरी वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है उसे, ऊपरी जबड़े का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य या मूर्धा। उसके बाद फिर यहाँ लिखा था मैंने अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ये जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं आपको पता है, लिखे थे य, रे, ले और वे। इन चारों को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो स्थान है स्पर्श व्यंजन तथा उस व्यंजन के मध्य स्थित होता है। पहले 25 स्पर्श व्यंजन लिखे जाएंगे, नीचे उस व्यंजन लिखे जाएंगे, बीच में इनकी लाइन आएगी, इसलिए बोला जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। फिर है उस व्यंजन 4 है, कौन कौन से लिख रखे हैं? श और है। ये वर्ण उच्चारित होते समय ऊष्मा का निर्वाह करते हैं। जो गले में है, कंठ में कहीं ना कहीं ऊष्मा का निर्वाह होता है, ऊष्मा बनती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अयोग वहा समझाया, ये 4 होते हैं संस्कृत में, अनुस्वार, विसर्ग और 2 होते हैं उपध्मानीय और जिह्वामूलीय, जो मैंने थोड़ी देर लिख के दिखाए थे। और इसका अयोग वहा शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जाति समान नहीं है। हिंदी में स्वर माने जाते हैं, संस्कृत में व्यंजन माने जाते हैं, फिर भी इनकी जाति से समान नहीं है तो इनका योग नहीं हो सकता। अतः जो शब्द आया वो अयोग आया, और फिर भी अपना कुछ विशेष अर्थ रखते हैं, तब से बना है वह, और ये क्या कह रहा है? अयोग वह। इस तरह से कुल 50 रन हो गए बच्चों, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है स्वर के बारे में पढ़ लिया है, व्यंजन के बारे में पढ़ लिया है। देख लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। समय रब कर देता हूँ। अब
जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, लाइन डाल लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, हमने ये सब समझ लिया कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है और स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, सब हमने देख लिया। अभी जो 13 स्वर हैं इनका हम वर्गीकरण करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि इनमें से एक तो होता है ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो वहां प्लुत स्वर का कोई जिक्र नहीं होता है, वहां सिर्फ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही पढ़े जाते हैं। तो अब ये कौन कौन से हैं, किन्हें कहा जा रहा है, उनकी हम बात करेंगे। तो एक बार मैं 13 पहले स्वर लिख लेता हूं दोबारा से। जो 13 स्वर हैं वो क्या है, ए, आ, ई, उ, री, ली, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो 13 है ये स्वर होते हैं। अब हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इनमें हमें क्या लिखना है, ह्रस्व स्वर लिखना है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे, ए होगा, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा। पहले लिख लेते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ। तो कौन कौन से हो गए, ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है। उसके बाद एक री और एक ली, ये दो होते हैं। इन पांचों वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, पहले वर्गीकरण कर लेते हैं। अब जो बच गए वो क्या है, दीर्घ स्वर, जिसमें क्या है, आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो आपने देखा कि जो ह्रस्व स्वर है बच्चों वो कितने हैं, 5 हैं। 5 1 2 3 4 5 और 5 और 3 8 ये हो गए, ये आ गए दीर्घ स्वर। तो हमने देखा कि जो टोटल वर्ण थे वो कितने थे, 13। जो टोटल स्वर थे वो कितने थे, 13, और 13 आ चुके हैं, 8 और 5 13। अभी जो प्लुत स्वर है ये क्या है, इसमें कहा गया है कि जब प्लुत स्वर लिखेंगे तो इसमें जो दीर्घ स्वर लिखने के बाद 3 का अंक बना देते हैं, 3 का अंक बना देते हैं। जैसे आ है तो आ लिखेंगे और 3 इकाई लिख देंगे, ठीक। जैसे ओ लिखा, 3 इकाई बनाई हमने, ओम, ठीक। तो याद रखें क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब प्लुत स्वर लिखना हो तो जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर के बाद 3, हिंदी में जो 3 का अंक है, 3 का अंक लिखा जाता है, 3 का अंक लिखा जाता है और प्लुत स्वर बन जाता है, और प्लुत स्वर बन जाता है। अब ये प्लुत स्वर हमने सीख लिया बनाना, लेकिन कहाँ इसका हम प्रयोग में लाते हैं, जब आप किसी वर्ण को बोलोगे तो उसे खींचने की आवश्यकता नहीं होती, उसे लंबा उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। ए को ए बोलोगे, आ को आ बोलोगे। लेकिन जैसे मान लिया हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे मान लिया मैंने ओम ही लिखा है, तो अगर आप बोल रहे हो ओम, तो ये तो आप किसी व्यक्ति का नाम पुकार रहे हो। लेकिन जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो उसे, उसका जो उच्चारण से खींच दिया जाता है, ओम। तो ये ही है प्लुत स्वर,
जब आप उच्चारण की ध्वनि को उसे खींचेंगे। और इसे लिखने का तरीका क्या है, ओ के बाद 3 इकाई लिख देंगे। तो कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि प्लुत स्वर है, इसके उच्चारण को ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। ठीक, तो बच्चों हमने देखा हस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। उसके बाद जो हस्व स्वर है, हस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। कम तो लगेगा ही, ये ए है और ये आ है, तो किसका उच्चारण कम समय में हो रहा है, ए के उच्चारण में कम समय लग रहा है, इसलिए बोलते हैं हस्व स्वर। हस्व का मतलब क्या है, छोटा। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, जिसके उच्चारण काल ज़्यादा हो, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता हो, हस्व के मुकाबले 2 गुना लगता हो, तो उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो आ ऐसी ये छोटी ई है, इसे बोलेंगे आप ई, और ये जो बड़ी ई है इसे खींच के बोलेंगे ई। तो जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है वो हस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो मैंने अभी क्या कर दिया, स्वरों का वर्गीकरण कर दिया कि संस्कृत भाषा में कौन से स्वर हस्व हैं, कौन से दीर्घ हैं, इस तरह से मैंने आपको समझाया। तो इस पीरियड में बच्चों हमने ये देखा है, वर्णमाला स्टार्ट किया हमने देखा वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, और परिभाषा लिखी मैंने, अयोगवाह समझाया, उस व्यंजन समझाए, है ना, सब चीज़ें मैंने आपको चीज़ें समझाई है। और अगर मान लिया आप अच्छी संस्कृत सीखना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। हर एक चीज़ एकदम ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम में कोई भी चीज़ कहीं से ही पूछ ली जाए आप उसका जवाब तुरंत दे पाओ। और कहीं ना कहीं इस वर्णमाला का फायदा तो हिंदी भाषा में भी होगा, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़े बहुत ही परिवर्तन होते हैं, मुख्य रूप से सारी यही वर्णमाला होती है, वहाँ पे भी जो चेंजेज है, जो परिवर्तन है वो हम देख लेंगे। बाकी संधि वहाँ भी है, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल इसमें अलग है, रूप आते हैं, है ना, लकार वगैरह आते हैं, वो सब इसमें ही है, हिंदी में नहीं है। खैर चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।